Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th history lesson number 1, and name of the chapter is the French Revolution, and it's a part 4th of this chapter. Student, our next point is France becomes a constitutional monarchy. और फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान बन गया था, मोनार्की होता है एक राजा तो था, लेकिन वहाँ पे वो अकॉर्डिंग टू संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता था। तो फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। और स्टूडेंट, नेशनल असेंबली जो थी, जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे, उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी एंड कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने फ्रांस का संविधान बनाया 1791 में। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, और इसका मेन उद्देश्य था जो नेशनल असेंबली ने संविधान बनाया। और स्टूडेंट, नेशनल असेंबली में थर्ड स्टेट के मेंबर थे, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम थी तो उन्होंने ये बनाया, और उनके संविधान के अकॉर्डिंग जो था लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। और जो राजा की पावर्स थी वो लिमिट थी, उनकी सीमा थी, वो उस सीमा के जो दायरे में ही अपनी पावर्स को एंजॉय कर सकता था। दीज पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन were now separated and assigned to different institution. These powers instead of being concentrated in one hands of the person, कहते ये जो पावर्स थी वो एक ही आदमी के हाथों में देने की बजाय अब क्या था, नाउ सेपरेटेड, उनको पावर्स को सेपरेट कर दिया गया था एंड असाइन टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को जो है वो पावर दे दी गई थी। और स्टूडेंट, वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन कौन सी थी? द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों को जो तीनों में पावर को बांट दिया गया था। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और जब पावर्स को इन तीनों में बांट दिया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, तो क्या हुआ स्टूडेंट? फ्रांस जो है एक संविधानिक मोनार्की बन गया। एक्सप्लेन हाउ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 जो 1790 में फ्रांस का संविधान बना, तो क्या वो वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली में जो है कानून जो है बनाए गए, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और जो लॉ बनाए गए और उसमें जो विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जिसमें जो इनडायरेक्टली जो है इलेक्शन हुए, दैट इज सिटीजन इज वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। और सिटीजन ने क्या किया, जो नागरिक थे उन्होंने वोट किया, ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, जो इलेक्टर्स थे उनके लिए जो है वोट किए। हु इन टर्न चूज द असेंबली, और जिन्होंने असेंबली को चूज़ किया, नॉट ऑल सिटीजन, उन्होंने सिटीजन को नहीं चूज़ किया, असेंबली को चूज़ किया। हाउएवर हैड द राइट टू वोट, और उन्होंने ये भी अधिकार दिया कि वोट डालने का अधिकार है। ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ ए लेबर वेजेस वर गिवन द स्टेटस ऑफ द एक्टिव सिटीजन। स्टूडेंट, ओनली मैन अबाउट, किसको वोट डालने का अधिकार दिया गया? ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा थी और जो टैक्स पे कर सकते थे, इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ द लेबर वेजेस, जो 3 दिन की अपनी मजदूरी की जो उनका सैलरी आता था, 3 दिन की लेबर वेज जो थे, 3 दिन में जो पैसा कमाते थे एज ए मजदूरी, उसके इक्वल जो टैक्स दे सकते थे, उनको वोट डालने का अधिकार था। एंड वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन, और उनको एक्टिव सिटीजन बोला जाता था। एक्टिव सिटीजन वो थे जिनकी एज 25 साल की थी, और एक्टिव सिटीजन वो थे जो अपने 3 दिन की लेबर की जो इनकम थी वो एज ए टैक्स पे करते थे, उनको एक्टिव सिटीजन बोला जाता था। दैट इज दे वर एंटाइटल टू वोट, इसलिए उनको जो है वोट डालने का अधिकार था। द रिमेनिंग मेन, और जो बाकी आदमी बच जाते थे या औरत बच जाती थी, वर क्लास एज ए पैसिव सिटीजन, जो बाकी आदमी थे या लेडीज थी, वुमेन थी, वर क्लास एज ए पैसिव सिटीजन, उनको पैसिव सिटीजन बोला जाता था, क्योंकि ना तो वो 25 ईयर के होते थे, ना ही वो अपनी इनकम का 3 दिन की इनकम देते थे, तो इसलिए उनको पैसिव सिटीजन बोला जाता था। जो इनकम देते थे 3 दिन की वो एक्टिव सिटीजन थे, और जो नहीं देते थे वो पैसिव सिटीजन थे। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, और अगर कहते कोई इलेक्टर बनना चाहता था कि जिसको लोग वोट डालें, एंड देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली, या कोई असेंबली का मेंबर बनना चाहता था, तो वो होता था पर्सन, ए मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ द टैक्स पेयर, जो सबसे ज़्यादा टैक्स, जो हाईएस्ट टैक्स जो है पे करता था, वही जो है एज ए इलेक्टर चुना जाता था, और वही जो है असेंबली का मेंबर होता था। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद ए डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, और कहते जो फ्रांस का संविधान था वो शुरू होता था, उसके शुरू में ही जो है एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड, और एक जो इंसान आदमी है उनके अधिकार
और सिटीजन के अधिकार जो है उसको डिक्लेयर किए हुए थे। और वो राइट थे स्टूडेंट, राइट सच एज ए राइट टू लाइफ, कि उनको ज़िंदगी जीने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उन्हें बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, वो अपने विचार दे सकते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और सब इक्वल है कानून के सामने, वर एस्टेब्लिश्ड एज ए नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स, और वो जो थे एक नेचुरल राइट थे और इनएलिएनेबल राइट थे, वो इनसे कोई भी इनको जो है छीन नहीं सकता था, ऐसे अधिकार थे। दैट इज़ दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, और ये जो अधिकार दिए हुए थे ये बाय बर्थ सबको मिले हुए थे, एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, और इन अधिकारों से कोई भी किसी को वंचित नहीं कर सकता था। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, और ये स्टेट की ड्यूटी बनती थी कि वो हर नागरिक के जो नेचुरल राइट है उसको प्रोटेक्ट करे। स्टूडेंट, दीज आर द डेक्लरेशंस ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये मानव और जो नागरिक थे उनके अधिकार थे। और फर्स्ट था स्टूडेंट, मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट, आदमी जो है कहते हैं बॉर्न पैदा हुआ है वो आज़ाद है और वो बराबर है सबके लिए, अधिकार उसके लिए सबके लिए बराबर है। द एम ऑफ, और सेकेंड राइट क्या था स्टूडेंट, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट ऑफ मैन। एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन, कहते जो भी कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन थी ना उसका मेन मकसद यही होता था कि नेचुरल राइट को जो प्रिजर्व रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, और वो जो है इनएलिएनेबल राइट है, वो इंसान से जो है उसको छीना नहीं जा सकता। और वो ये थे लिबर्टी थे, प्रॉपर्टी रख सकता है, सिक्योरिटी है उसके लिए, एंड रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन, और जो है अगर कोई उसको ऑपरेशन करता है, उस पर अत्याचार करता है तो वो उसका विद्रोह कर सकता है। एंड थर्ड राइट स्टूडेंट, सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेंटी रिजाइड्स इन द नेशन, सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेंटी, और सारे जो भी सोर्स हैं वो उनमें जो है स्वतंत्र हैं नेशन में जो है। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी, कोई भी ऐसा नहीं कि कोई ग्रुप या कोई स्पेशल इंडिविजुअल जो है उस अथॉरिटी का एक्सरसाइज कर सकता है। दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल, कहते जो द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेंटी रिजाइड्स इन द नेशन, कहते जो स्वतंत्रता के सोर्स थे वो सारे जो है नेशन में रिजाइड करते थे। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल, कोई भी इंसान, कोई भी ग्रुप या इंसान जो उस अथॉरिटी को जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकता था जो लोगों के लिए नहीं है। दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल, जो लोगों के लिए नहीं है उसको जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता था। एंड फोर्थ राइट स्टूडेंट, लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ पावर टू डू वट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर, और लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर, लिबर्टी मीन्स आज़ादी, आज़ादी का मतलब वो पावर है वट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को इंजूरियस कर दो, दूसरों को जख्मी कर दो, दूसरों पर अत्याचार करो। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट, फिफ्थ, द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट आर इंजूरियस टू द सोसाइटी, और कहते लॉ के पास जो ये राइट थे, लॉ के पास जो है कानून के पास ये अधिकार थे कि वो उसको फॉरबिड कर सकता है, उसको रोक सकता है, उन एक्शन को रोक सकता है दैट आर इंजूरियस टू द सोसाइटी, जो एक समाज के लिए जो है इंजूरियस हैं, समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको जो है रोका जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, लॉ इज एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, लॉ क्या है, लॉ कानून जो है एक्सप्रेशन है जनरल विल का, कि सब लोगों की इच्छा है। जो कानून क्या है वो जनरल विल है, सब लोगों के लिए है। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन, और सभी जितने भी नागरिक हैं सबको ये अधिकार है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है लॉ को फॉर्म करने के लिए, लॉ को बनाने के लिए, पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी व्यक्ति जो वो पर्सनली भी किसी लॉ को फ्रेम कर सकता है, बता सकता है, या अपने रिप्रेजेंटेटिव लीडर से भी कह सकता है कि ये कानून होना चाहिए। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट, और सारे जो नागरिक हैं वो बराबर हैं। नो मैन में बी एक्यूज, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केस डिटरमाइंड बाय द लॉ, कहते किसी भी आदमी को जो है एक्यूज, दोषी नहीं ठहराया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता, डिटेन उसको जो है नहीं रखा जा सकता कैद में, एक्सेप्ट इन केस डिटरमाइंड बाय द लॉ, जब तक कि कानून की डिटर्मिनेशन नहीं होती, जब तक कि कानून निश्चय नहीं करता किसी के केस के बारे में, तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, या अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ना उसको डिटेन किया जा सकता है। एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली, हर व्यक्ति जो है वो बोल सकता है, लिख सकता है, प्रिंट कर सकता है। ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज़ ऑफ सच लिबर्टी इन केस डिटरमाइंड बाय द लॉ, कहते जिस तरह से लॉ में ये डिटरमाइन किया गया है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है अगर उसकी आज़ादी को कोई भी अब्यूज़ करता है, रोकता है। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स
and for the expenses of the administration a common tax is indispensable. कहते फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स, अगर पब्लिक फोर्स को मेंटेन करना है या उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च आना है तो एक कॉमन टैक्स जो है वो इंडिस्पेंसेबल है, वो ज़रूरी है, वो कॉमन टैक्स सबको देना पड़ेगा. इट मस्ट बी असेस्ड इक्वली ऑन ऑल सिटीजन इन प्रपोर्शन टू देयर मीन्स, और इट मस्ट बी असेस्ड इक्वली, और कहते अगर कोई भी टैक्स है तो सब पे सबसे जो है इक्वली लिया जाएगा सभी नागरिकों से, इन प्रपोर्शन टू देयर मीन्स, जो भी उनका काम है, जो भी वो काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सबसे लिया जाएगा. सिंस प्रॉपर्टी इज ए सेक्रेड है इनवॉलेबल राइट, कहते प्रॉपर्टी जो है वो एक सेक्रेड है, एक प्योरिटी और शुद्धता का है, इनवॉलेबल राइट है, उसको कोई भी नहीं छीन सकता. नो वन में बी डिप्रीव्ड ऑफ इट, कोई भी इसको डिप्रीव नहीं कर सकता, कोई इससे वंचित नहीं रह सकता. अनलेस ए लीगल एस्टेब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर, जब तक ये कोई लीगल कानूनी तौर से कोई पब्लिक ज़रूरत नहीं है, अगर प्रॉपर्टी को किसी पब्लिक नेसेसिटी के लिए ज़रूरत है, इन दैट केस, और फिर भी उस केस में क्या होता है स्टूडेंट, इन दैट केस ए जस्ट कंपनसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस, तो उस केस में भी क्या है कंपनसेशन दिया जाता है. अगर गवर्नमेंट किसी की प्रॉपर्टी को लेती है तो उसके लिए भी वो पहले एडवांस में कंपनसेशन देते हैं. सो स्टूडेंट आई हैव टॉट यू फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, and rest of the things I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.